नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नौटियाल जी में, जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे स्टार्ट हुई, कैसे फाउंडेशन पड़ी, कैसे इनकी आधारशिला रखी गई और इसके प्रमुख स्थल पर हमने पढ़े थे। आज हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे इसके प्रमुख गुण और पतन के कारण, जिसमें से हम पढ़ेंगे हड़प्पा के नगर एवं नगर प्रणाली, इसकी वास्तुकला, इसकी कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य, इसका समाज, इसकी लिपि तथा अंत में हम पढ़ेंगे इसके पतन के कारण। तो आइए शुरू करते हैं स्टडी विद नौटियाल जी। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो जब हम बात करते हैं हड़प्पा के नगरों की, तो हड़प्पा के नगर एक दूसरे यह ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे हम यह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती सीधी रेखाओं को पद्धति को ग्रिड सिस्टम कहते हैं। तो सिंपली अगर आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री पर काटते हैं जब कोई स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जा रही है और वो 90 डिग्री पर ऐसे काटती है, और ये रोड्स कुछ इस प्रकार बनी हुई थी, या इस प्रकार देखा जाए, अगर इन्हें ऐसे नहीं देख सकते तो आप कुछ इस प्रकार रोडें बनी हुई थी 90 डिग्री पर, जैसे सेक्टर बने होते हैं उसी प्रकार से 90 डिग्री पर रोडें बनी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं इससे कि वो लोग कितने डेवलप्ड रहे होंगे जो इस प्रकार की रोडें बना रही थी, जिनके अंदर जिनमें ऐसे आइडिया आए थे। और ये प्रॉपर जगह थी, जो जहाँ पे ये जगह थी यहाँ पे हाउसेस बने थे, यहाँ घर बनते थे और इस प्रकार से शहर को बसाया जाता था। शहर जिन स्थानों पर बने थे उन्हें टीला कहते थे, जैसे कि मैंने पिछले सेक्शन में बताया था कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, जो कि 7 बार बसाया गया था और 7 बार उजाड़ा गया था। मोहनजोदड़ो के बारे में बात की थी हमने। तो टीले 2 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं टीले 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नियोजित शहर केंद्र जिसमें नियोजित शहर केंद्र की प्रणाली 2 टाइप की होती है। एक पश्चिमी टीला जो अधिक ऊंचाई पर होता है, एक पूर्वी टीला जो कम ऊंचाई पर होता है। अगर बात की जाए पश्चिमी टीले की, तो इस पर एक दुर्ग बना होता है। निचले शहर की बात की जाए तो निचले शहर में नगर टीला बना होता है, जहाँ पे व्यापारी, शिल्पकार, सैनिक और शिल्पी वर्ग रहते थे, और दुर्ग पर रहने वाले पुरोहित वर्ग थे, जो धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे। धार्मिक अनुष्ठान में दोनों पार्टिसिपेट करते थे, कम कम ऊंचाई वाले टीला यानी पूर्वी टीला और निचला शहर जिसे कहा जाता था, और दुर्ग यानी जो बड़ा शहर यानी दुर्ग यानी हाइट पर वो बना होता था। तो अगर बात की जाए इसकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कुछ जो ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये दुर्ग है। इस वाले पार्ट में पुरोहित वर्ग रहते थे, ये काफ़ी थोड़ा ऊंचाई पर होता था। और ये वाला जो पार्ट है निचला शहर होता था, जो कि काफ़ी बड़ा होता था उस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते थे। यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ लोग रहते थे इस वाले में, कुछ इस वाले सेक्शन में, इस वाले पार्ट में। तो टीले का मतलब अगर हो गया कि आप देखा जाए, अगर टीले का जो मीनिंग आता है, वो टीले का मीनिंग कुछ ऐसा होगा कि ये कुछ हाइट पर ऐसे बसा होगा और वहाँ पे एक कासल बना होगा। तो वहाँ पे दुर्ग बना था, नीचे नीचे पूरे लोग रहते थे, जहाँ पे पूरा सिटी बसा बसा हुआ रहता था। तो इस प्रकार लोग रहते थे। ओके, और इसके चारों ओर जो क्या बाउंड्री की जाती थी, जो ईंटों से बनाई जाती थी। अगर देखा जाए इसमें, तो इसके जो अपवाद हैं वो है धौलावीरा, जहाँ जहाँ का नगर 3 भागों में, दुर्ग नगर, मध्य नगर, निचला नगर में विभक्त किया जाता है। चंदूहड़ो एक ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। दुर्गीकृत में जिसमें दुर्ग नहीं बना हुआ था, दुर्ग मतलब जो ये कासल बना हुआ है उसमें नहीं था। चंदूहड़ो एक ऐसा, तो आप नोट कर सकते हैं, चंदूहड़ो एक ऐसा नगर था जो इसमें दुर्ग बन नहीं बना हुआ था। अब बात करते हैं इसकी आर्किटेक्चर की। जब आर्किटेक्चर की बात की जाए तो भवन निर्माण, इसके अंतर्गत भवन निर्माण आता है कि इस टाइम के जो भवन बने हुए थे, जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वो कैसी बनी हुई थी। तो इसमें भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया। अगर देखा जाए कि सबसे पहले जो आर्किटेक्चर का स्टार्ट किया था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था, क्योंकि इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, और इन्होंने ही पहली बार नगर बसाने स्टार्ट किए थे। अब मैंने आपको नगर बसाने का कॉन्सेप्ट जो बताया था कि सपोज कुछ कुछ जैसे जैसे भटक रहे थे तो उन्होंने क्लैन बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये क्लैन बनाने लग गए थे अपने अलग अलग। जब एक क्लैन बनाने लग गए तो ये कुछ 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 खेती भी करने लग गए थे धीरे धीरे। जब ये खेती करने लग गए थे तो उनका जो बच जाता था, जो अन्न बच जाता था, उसका उसको एक स्थान से वस्तु विनिमय द्वारा वो उसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे बेचने बेचने को लेकर आते थे।
अंततः वहाँ पे कुछ व्यापारी लोग जो ये बेचने का काम करते थे, उन्होंने वहाँ पर अच्छे ढंग से कुछ बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे वो लोग वहाँ रहने लग गए। तो इस प्रकार जो गांव से लेकर जो एक क्लैन है जहाँ पे वो रह रहे हैं, एक कुनबा है उनका, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर जगह पे आ रहे हैं और वहाँ पे आकर ये एक शहर बसा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक शहर बनता है। बेसिकली ये जो शहर होता है ये बिजनेस के लिए था, ये ट्रेडिंग के लिए था, आपसी व्यापार के लिए था। तो इस प्रकार एक शहर बसा। तो इस शहर को बसाने के लिए उन्होंने स्पेशल स्पेशल ढंग से इस शहर को बसाया, अगर देखा जाए तो। अगर बात करते हैं सभ्यता के नगरों के अवशेष, नगर विन्यास का परिचय मिलता है। तो अगर जब जब यहाँ पर एक्सकवेशन किया गया, जब यहाँ पर खुदाई की गई, उत्खनन किया गया, तो इस सभ्यता के नगरों के अवशेषों से नगर विन्यास का परिचय मिलता है। तो ये अच्छे ढंग से इन्होंने क्या किया था, जो सिटी बसाई थी वो प्रॉपर ढंग से बसाई गई थी। नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर मजबूत दीवार बनाई जाती थी, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। ये कोई अदर क्लैन अटैक ना कर दे, कोई अदर सिटी से अटैक ना कर दी, तो उसके चारों ओर क्या, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मजबूत दीवार बनाई जाती थी, चारों ओर बाउंड्री की जाती थी और बीच में क्लैन रहता था। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुर्ग हाइट, जहाँ पे दुर्ग मैंने पहले पिछले सेक्शन में बताया था कि दुर्ग एक हाइट पर रहता था और बाकी के नीचे जो श्रमिक वर्ग है, जो किसान वर्ग है, या जो शिल्पकार वर्ग है, जो बिजनेसमैन वर्ग है, वो नीचे रहता था। और जो ऊपरी वर्ग पे वो पुरोहित वर्ग, या जो जिसको रूलर वर्ग कर सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर रूलर की तो कहीं जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन जो पर्टिकुलर रूलर वर्ग था, जो एक नियम प्रणाली बनाता था, वो दुर्ग पर रहता था। चारों ओर से दुर्ग को बाउंड्री वॉल भी, दुर्ग की भी बाउंड्री वॉल अंदर से की जाती थी, और एक पूरे शहर की एक बाउंड्री, जो आप देख सकते हैं पूरे शहर की बाउंड्री भी की जाती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण में 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, राइट एंगल ट्राइंगल इस पर काटती थी। तो जिनके किनारों पर नालियों की उत्तम है, सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा जाता है कि अगर सड़कें बनी हैं तो उनके किनारों पर नालियों की भी व्यवस्था थी। अगर देखा जाए, सड़कें जो बनी थी उनके किनारों पर नालियों की भी व्यवस्था थी। इस प्रकार से नालियाँ बनी थी और सड़कें अगर ऐसे घूम रही हैं तो इस साइड भी नालियाँ घूम रही हैं। शहर का सड़कें एक दूसरे समकोण पर काटती थी। शहर का सारा गंदा पानी नहरों के माध्यम से शहर से बाहर जाता था, और इन्हीं नालियों का एक जो जाल बनाया जाता था, नालियों का जो सीवेज की प्रणाली थी, जो नालियों का एक जाल बनाया जाता था, जितना भी सारा गंदा पानी होता था या वेस्टेज होता था, जो वो सारा एक जगह से जाकर एक पर्टिकुलर जगह उनको डंपिंग किया जाता था। एक पर्टिकुलर जगह सारा पानी जाता जहाँ पर उसको डंपिंग किया जाता था, उसे नदी में नहीं छोड़ा जाता था। तो आप देख सकते हैं वो लोग कितने डेवलप थे और किस हिसाब से वो कार्य करते थे। भवन निर्माण में कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। भवन निर्माण में कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जहाँ पे कच्ची ईंटें, जो कच्ची ईंटें, इनका इस्तेमाल रक्षा दीवार, जो बाउंड्री जो दी जाती थी बाहर से, उसमें क्या होता था, चबूतरा बनाने में, जहाँ पे आप क्या बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो किसी के लिए, उसे बनाने में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। और सड़क बनाने में, रोड्स बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। या पक्की ईंटें, जो पकाई गई ईंटें थी और जो थोड़ा मजबूत ईंटें थी, उनका उपयोग विशाल भवन बनाने में किया जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल रक्षा दीवार, बाउंड्री वॉल, चबूतरे में, सड़क बनाने में किया जा रहा है, एवं पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशाल भवन बनाने में किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यह है वास्तुकला, आर्किटेक्चर, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। IVC से मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। आप देख सकते हैं कि ये जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये नहरें यहाँ से बनी हुई हैं, और इन्हीं के साथ साथ में रास्ते बने हुए हैं, और इन्हीं के दोनों तरफ यहाँ पे हाउसेस बने हुए हैं। इन्हीं के दोनों तरफ यहाँ हाउसेस बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर प्रणाली से बना हुआ है, और एक घर के बाद दूसरा घर एक प्रॉपर सिस्टम के साथ बना हुआ है, जहाँ पे आपको रास्ते भी दिए जा रहे हैं, साथ साथ में आपको सीवेज प्रणाली, जो नालियाँ हैं वो भी बनी है। आप देख सकते हैं इस वाले पिक्चर में अगर आप देखा जाए तो अब देख सकते हैं यहाँ से रोड जा रही है, यहाँ भी रोड है, यहाँ भी रोड है, और यहाँ भी रोड है। इनके बीच में भी जाने के रास्ते अलग अलग दिए गए हैं, और इनके बीच में अलग अलग रास्ते जाने का दिए गए हैं, जिनके चारों ओर बीच में अगर देखा जाए, इनके बीच में चारों ओर यहाँ पर घर बनाए, यहाँ पर घर बनाए, यहाँ पर घर बनाए, और यहाँ घर बनाए। इन जगहों पर घर बने हुए हैं, इन जगहों पर घर बने हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं इनमें कि एक प्रॉपर प्रणाली के साथ ये लोग रह रहे थे। और ये इसमें अगर एक और चीज़ देखी जाए, इसमें अगर और देखिए तो ये बाउंड्री जो वॉल दिख रही है, ये चारों तरफ जो बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें अगर एक और बात देखी जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये दुर्ग है, ये थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये देख सकते हैं हम, काफ़ी कम मकान यहाँ पर हैं, और ये दुर्ग है जहाँ पर एक पुरोहित वर्ग या शासक वर्ग रहता था। और ये नीचे पूरा शहर बसा हुआ था जहाँ पर अन्य लोग, जो श्रमिक वो लोग रहते थे। तो इस प्रकार से आप जनरल आइडिया ले सकते हैं कि जो शहर था जो दो भागों में बटा हुआ था, और इस प्रकार से और कैसी वहाँ पर अच्छी व्यवस्था थी। दूसरा अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भवन दो मंजिले भी थे। अगर देखा जाए तो इसके भवन थे, जो इसकी बिल्डिंग्स थी, जो ये दो मंजिला भी बनी हुई थी। इसकी अगर बिल्डिंग देखी जाए तो ये भवन दो मंजिला भी थे, दो मंजिला भवन बने थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर और बीच में आंगन की व्यवस्था भी थी। तो जो घर बने हुए थे वो पर्टिकुलर, उसमें रसोई बनी हुई थी, घरों में आंगन की व्यवस्था थी। दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, तो इनके दरवाजे थे, जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य रोड की ओर नहीं खुलते। आप देख सकते हैं कि ये वाले जो इसके डोर हैं, जो दरवाजे बने हुए हैं, ये मुख्य रोड की ओर नहीं खुल रहे हैं। इस ओर इनकी खिड़कियाँ होती थी और ये दूसरी साइड से खुलते थे। यहाँ पर पर्टिकुलर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए नेक्स्ट, इसमें अगर बात की जाए एग्रीकल्चर, यानी इस टाइम की कृषि के बारे में अगर बात की जाए, जब हम इस टाइम की कृषि के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले वे चावल के उत्पादन से परिचित थे। क्योंकि मैंने बताया था कि धीरे धीरे ये चावल, इनको जो जंगल में चावल मिले थे उनका इस्तेमाल इन्होंने धीरे धीरे चावल की उत्पादन करने में लग गए। तो इसके जो सबूत मिला है, साक्ष्य मिला है, वो चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिला है। लोथल जो कि मैंने आपको बताया कि वो डॉक यार्ड था, शिप यार्ड था, जहाँ से इनके साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य। तो चावल के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिला है। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अगर बात की जाए गन्ना का, तो इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल व सौराष्ट्र से बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले, जो मोटा अनाज है उसकी खेती के भी साक्ष्य मिले। लोथल यानी हो गया है लोथल, और सौराष्ट्र यानी गुजरात की अगर बात की जाए तो उसी के आसपास में वहाँ से बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले। अब आज भी देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर राजस्थान एवं गुजरात में आसपास में जो मोटे अनाज होते हैं वहाँ भी ये भी खेती अभी तक की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विश्व में कपास उगाने वालों में सिंधुवासी प्रथम थे। तो विश्व में प्रथम समय जिन्होंने कपास उगाया था वो सिंधुवासी थे। इसलिए मेसापोटामिया एक अलग सिविलाइजेशन जो साथ साथ में चल रही थी, जो कि इराक एवं ईरान, यहाँ पर ईरान में जो डेवलप हो रही थी, तो उसमें इसके साक्ष्य मिले हैं। इसलिए मेसापोटामिया में कपास के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था वो सिंधु वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि सिंधुवासी फर्स्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने कपास का उत्पादन किया। एवं जिसे यूनानियों ने सिंडन का, तो कपास को सिंडन कहा जाता था, जिसे यूनानियों ने सिंडन का। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो सिंधुवासी जो थे वो हल के प्रयोग से परिचित, यानी हल का इस्तेमाल करते थे, जो हल बन गया था उसका इस्तेमाल करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत था, उनमें सरसों के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगन जो है वहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, तब उनमें सरसों के साक्ष्य मिले हैं। देख सकते हैं आपकी ये जो पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान वो भारत के हरियाणा में बनावली से मिट्टी का खिलौना हल मिला है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये ऐसा कुछ मिट्टी का खिलौना हल मिला है, जहाँ पे मिट्टी का इन्होंने खिलौना हल बनाया है, जहाँ पे देख सकते हैं बैल चल रहे हैं आगे और ये हल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार के लोग जो तात्कालिक जो चित्र बनाते थे या मिट्टी की चीज़ें बनाते थे उसमें उन्होंने हल बनाया, यानी इसका कहीं ना कहीं हल का इस्तेमाल भी होता था एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पशुपालन। अगर बात की जाए इस टाइम के पशुपालन की, तो पशुपालन यानी कैसे पशु पालते थे और कैसे उनका इस्तेमाल करते थे। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित तो थे, ये हाथी और घोड़े से परिचित थे, लेकिन वे उन्हें पालतू नहीं बना सके। तो हाथी और घोड़े के बारे में तो ये जानते थे लेकिन पालतू नहीं बना सके। कहीं कहीं पर ये पालतू भी बनाए गए हैं। अगर बात की जाए सूत कोरदा से घोड़े के अस्थि पंजर, लोथल और रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। अगर बात की जाए सूत-कोरदा से, तो यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर, जो हड्डियाँ मिली हैं घोड़े की, एवं लोथल और रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियों का मतलब हो गया कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ निकली हैं घोड़े की। तो आप देख सकते हैं कि घोड़ा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किया होगा, और वो लोग परिचित हो तो देखा होगा उसे, और उसी प्रकार से उन्होंने घोड़े की ड्राइंग बना ली, जो मूर्तियाँ बना ली।
अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी का गैंडा का प्रमाण केवल एक जगह पे सिंधु घाटी वासियों से जो परिचित थे, तो ये केवल एक जगह यानी सिंधु घाटियों का गैंडा का प्रमाण आमरी पाकिस्तान से मिला है। तो ये आमरी कोई जगह है पाकिस्तान में जहाँ से गैंडे का प्रमाण मिला है। इन्हें बंदर, भालू, जंगली जानवरों का भी ज्ञान था, तो ये जंगली जानवरों के बारे में भी जानते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से एक सींग वाले श्रृंगी पशु के साक्ष्य मोहरों में मिलता है। तो जो सबसे मोस्टली यहाँ पर मिला वो एक श्रृंगी मतलब वन हॉर्न जिसके एक सींग था, वैसा कोई जानवर यहाँ से मिला है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मोहरों में मोस्टली, आपने अगर बात की जाए तो इनकी जो सील होती थी इनमें सबसे ज़्यादा यही मिला है। अब बात किया जाए सिंधु घाटी का व्यापार, इनका व्यापार कैसा था, इनका वाणिज्य कैसा था, यानी ये ट्रेडिंग कैसे करते थे और ये बिजनेस कैसे करते थे। तो इसमें देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। अगर बात किया जाए इसमें, तो इस टाइम करेंसी जो सिक्के थे इसका प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, वस्तु विनिमय से कोई भी वस्तु खरीदता बेची जाती थी। जब ये कोई भी वस्तु खरीदते थे, सपोज किसी को कोई वस्तु बेचनी है दूसरे को, तो वो क्या करते थे, इसमें बार्टर सिस्टम था कि आप मुझे कोई वस्तु दीजिए, उसके बदले में आपको दूसरी वस्तु दे दूंगा। लेकिन प्रॉपर इसमें कोई मुद्रा नहीं थी, कोई करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता था, कोई सिक्कों का इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये इस टाइम क्या जो वस्तु विनिमय सिस्टम था, इसी के अनुसार चीज़ों का आदान प्रदान करके चीज़ें बेची या खरीदी जाती थी। व्यापारिक वस्तुओं पर सील लगाकर व्यापारी अपनी मोहर की छाप लगाता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सपोज किसी ने किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो वो उसमें एक सील लगा देता था, जिसमें उसमें मोहर लगा देता था और अपनी पहचान का एक मोहर बनाई रहती थी, जिससे आप पहचान सकें पर्टिकुलर व्यापारी की ये चीज़ है, इस व्यापारी ने इसको बेचा है। तो ये पर्टिकुलर आप पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यापारी को बिलोंग करती है और अपनी मोहर लगा देता था। लोथल से कई तरह की मुद्राएं मिली हैं। अगर बात की जाए मुद्राओं की, तो प्रॉपर मुद्रा तो नहीं मिली है, लेकिन ये जो है ये सील मिली है यहाँ से, जिसको हम मोहरें कहते हैं। अगर बात की जाए तो ये सील मिली है जिसको मोहरें कहते हैं, मोहर लगाते थे, ठप्पा लगाते थे अपना पहचान का। लोथल व चंदोहड़ों से खिलौना गाड़ी मिली है, जहाँ से क्योंकि ये अपने समय को काटने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, कुछ क्रिएटिव वर्क करने के लिए ये मिट्टी के खिलौने बनाते थे, जहाँ से खिलौना गाड़ी मिली है। तब बनावली से सड़कों पर पहिए के निशान मिले हैं। अगर बात की जाए तो ये इससे पता लगता है कि ये गाड़ी बनाना भी जानते थे, बैलगाड़ी बनाना भी जानते थे, क्योंकि पहिए का आविष्कार तो हो गया था तब तक, तो ये बैलगाड़ी बनाना भी जानते थे। जिसमें बनावली प्रॉपर जगह है से सड़कों पर पहियों के निशान मिले हैं। तो जहाँ पर इससे साफ साफ जाहिर होता है कि उस टाइम ये लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये लोग बैलगाड़ी बना सकते थे, गाड़ी बनाते थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करने के लिए ये बैलगाड़ी का इस्तेमाल भी करते थे। मोहनजोदड़ो से प्रपात हो गया, प्राप्त है ये। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शहर पर एक मोहर है, मोहर पर नाव के चित्रांकन वो लोथल से मिट्टी की नाव मिली है, जिससे लगता है कि इनका जो व्यापार था वो बाह्य व्यापार नावों से होता था। तो जो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, जो मैंने बताया था आपको सील होती है, उस पर एक नाव का चित्रण किया गया था, एक शिप का चित्रण किया गया था जनरली। और ये शिप का इस्तेमाल जो हवाओं से चलती थी, पोत होती थी, उसका उसे बनाकर, तो इससे जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं इनका जो ट्रेड था, ये आउटर एक्सटर्नल जो ट्रेड था, ये अदर जो सिविलाइजेशन के साथ जो ट्रेड होता था, यानी अगर बात की जाए मेसोपोटामिया के साथ और इजिप्शियन जो है नाइल वैली सिविलाइजेशन है, जो नील घाटी सभ्यता है, उनके साथ भी इनका क्या होता था, व्यापार होता था। तो इससे साफ पता लगता है कि ये लोग बाह्य व्यापार भी करते थे और बाह्य व्यापार का इस्तेमाल करने के लिए ये नावों का इस्तेमाल भी करते थे। लोथल से पोत निर्माण के साक्ष्य मिले। अगर बात की जाए लोथल, क्योंकि लोथल एक खुद में एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था, तो वहाँ से भी पोत निर्माण यानी जहाज निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। अब बात की जाए मेसोपोटामिया से व्यापारिक संपर्क स्थल व समुद्री दोनों मार्ग से। अगर बात की जाए मेसोपोटामिया, जो इराक में जो सिविलाइजेशन जो तत्कालिक उसी कालानुक्रम में चल रही थी, तो इसके जो संपर्क हैं वो स्थल से भी होते थे और समुद्री मार्ग से भी होते थे। अब बात की जाए स्थल व्यापार की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान और ईरान तथा जलमार्ग से बहरीन द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर बात की जाए स्थल मार्ग, क्योंकि जो मेसोपोटामिया, ईरान और इराक वो इस साइड इंडिया के पड़ते हैं। अगर बात की जाए इंडिया के मैप की बात की जाए, इस साइड पड़ता है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो इस साइड से ट्रेडिंग अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अफगानिस्तान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए इंडिया के मैप की ऐसी, तो इंडिया के मैप की अगर बात की जाए तो यहाँ से
इधर अगर अफगानिस्तान है और इधर ईरान है, तो यहाँ से ट्रेडिंग इस साइड होती थी और अफगानिस्तान से होकर जाता था, इसलिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट था तात्कालिक ट्रेडिंग के लिए जब स्थल मार्ग से बात की जाती थी। और बात की जाए बहरीन द्वीप की, तो बहरीन जो द्वीप है इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए होता था और इसी से भी मेसोपोटामिया जाते थे। अब बात किया जाए प्रमुख आयातित कच्चा माल। अब इनको रॉ मटेरियल है जो कच्चा माल ही कहाँ से मिलता था। अगर बात की जाए रॉ मटेरियल की, तो टिन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था। तांबा, खेतड़ी, खेतड़ी मीन्स राजस्थान में, तब बलूचिस्तान में तांबा का उत्पादन होता था। चांदी, अगर सिल्वर की बात की जाए तो ये ईरान और अफगानिस्तान से होता था। गोल्ड, अगर सोने की बात की जाए तो अफगानिस्तान या फारस, दक्षिण भारत में जो केजीएफ है वहाँ से मोस्टली सोने का जो उत्पादन होता था वहीं से होता था। अगर बात की जाए लाजवर्द, लाजवर्द का अगर तो ये मेसोपोटामिया से लाते थे और अफगानिस्तान से लाते थे, प्राप्त करते थे। अगर बात की जाए सेल खड़ी, तो सेल खड़ी ये बलूचिस्तान से, राजस्थान से और गुजरात से लाते थे। अगर बात की जाए नील रत्न की, तो ये बदख्शां अफगानिस्तान से। और बात की जाए नीलमणि की, तो ये महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इसका उत्पादन होता था। अगर बात की जाए हरित मणि की, तो ये दक्षिण एशिया से। शंख कौड़ियाँ सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से। सीसा ईरान व अफगानिस्तान से एवं राजस्थान से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से प्राप्त होती थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कहाँ से हो रहा है, अफगानिस्तान में ये चीज़ें आ रही हैं। इनका इंपोर्ट हो रहा है, ईरान से इंपोर्ट हो रहा है, बलूचिस्तान से इंपोर्ट हो रहा है, मेसोपोटामिया से इंपोर्ट हो रहा है, एवं साउथ इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है सारी चीज़ें। गुजरात से इंपोर्ट हो रहा है, राजस्थान से इंपोर्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर द जो एशियन पार्ट था और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट था वहाँ से मोस्टली इनका जो ट्रेडिंग होता था इंपोर्ट की जाती थी और सिमिलरली वहाँ पे एक्सपोर्ट भी की जाती थी चीज़ें। तो ये देख सकते हैं। और तात्कालिक जो मोहरें हैं अगर आपको देखना चाहें तो ये तात्कालिक मोहरें हैं, जो ये सील हैं, जो तात्कालिक सील हैं, ये इस प्रकार की कुछ सीलें हैं जो ट्रेडर्स थे वो इस प्रकार की कुछ सीलें उस वस्तु पर भी लगाते थे जिसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता था, ताकि ये पहचान हो सके कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा बेची गई चीज़ें हैं और ये यहाँ से आ रही हैं। और ऐसी सील मेसोपोटामिया भी मिली हैं और ऐसी सील नील घाटी सभ्यता मिली। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका ट्रेडिंग जो पार्ट था ये अलग अलग जगहों से था। इसका नेक्स्ट बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। अगर बात की जाए इस टाइम की सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था। तो अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की, इस टाइम की सोसाइटी की बात की जाए तो सिंधु घाटी में जैसी ठोस योजना और बस्तियों के निर्माण में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। तो इनमें एकरूपता देखने को मिलती है कि पर्टिकुलर एक हिसाब से ही जितनी सारी साइट मिली हैं उतनी सारी साइट में एक रूपता मिलती है, लगभग एक ही प्रकार का समाज मिलता है। यह संभव है कि सिंधु राजतंत्र पर धर्मतंत्र की गहरी छाप हो। धर्मतंत्र अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए तो पर्टिकुलर कोई धर्म तो था नहीं उस टाइम। तो ये पर्टिकुलर क्या करते थे, एक पर्टिकुलर वर्ग था जिसके अनुसार ये पर्टिकुलर वर्क करते थे और उसी के अनुसार ये क्या करते थे, समाज में रहते थे। पुरातात्विक सामग्री से किसी राजा का अस्तित्व का संकेत नहीं मिला। तो अगर जितनी सारी जो एक्सकवेशन हुए हैं, खुदाई हुई है, उससे किसी भी राजा के अस्तित्व का संकेत नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज समतामूलक मतलब इक्वलिटी मानते थे। ये लोगों को जातियों में ना विभाजित करके इक्वलिटी के अनुसार, कार्यों के अनुसार विभाजित किया जाता था। परिवार मात्र सत्तात्मक होता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परिवार मात्र सत्तात्मक क्यों होता था, क्योंकि जब लोग ट्रेडिंग जो क्लैन है बने हुए, तत्कालिक जो क्लैन बने हुए हैं, उनसे जो पुरुष वर्ग है वो वही ट्रेडिंग करने जाते थे, मोस्टली ट्रेडिंग करने पर्टिकुलर जगह पे उस सिटी में जाते थे। तो जो घर में रहते थे वो माताएं रहती थी घर में और वही उस टाइम के समाज को कंट्रोल करती थी और उसी टाइम के घर को चलाती थी। तो मोस्टली जगह पर ऑन एवरेज देखा जाए तो तत्कालिक समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, जो जिसमें घर की लीडर माता होती थी, क्योंकि जो मेल होते थे वो ट्रेडिंग का ही काम करते थे जनरली, और जो घर को संभालती थी वो माता संभालती थी और घर को। तो समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था और मोस्टली जो स्त्री वर्ग था उनका काफ़ी सम्मान तत्कालिक समाज में दिया जाता था। उस वक्त जाति व्यवस्था नहीं थी। अगर बात की जाए उस वक्त जाति व्यवस्था नहीं थी, कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। अगर देखा जाए समाज का वर्गीकरण कैसा किया तो पुरोहित वर्ग में, शिल्पी वर्ग में, व्यापारी वर्ग में, अधिकारी वर्ग में, सुरक्षाकर्मी वर्ग में, जुलाही वर्ग में किया गया है। मृत्यु के संस्कार अगर इनको मृत्यु के संस्कार की बात की जाए तो मृत्यु के संस्कार कैसे होते, तो ये होता था पूर्ण समाधिक, जहाँ पे
जिसको जैसा है वैसा ही दफना देते थे, आंशिक आंशिक समाधिकरण जिसको खुले में छोड़ देते थे, और दाह संस्कार जिसको जला देते। तो आज भी ये इनमें से दो, जैसे पहला और तीसरा अगर देखा जाए, तो आज भी ये टेक्निक जो है ये भी इस्तेमाल आज भी की जाती है। जैसा हम पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था, जो महापाषाण था जो साउथ इंडिया में चल रहा था, वैसा भी किया जाता था, जहाँ पे एक स्टोन किसी को दफना के और चारों ओर बड़े बड़े स्टोन लगाए जाते थे। दैट इज कॉल्ड द पुरापाषाण। तो ये वाली प्रोसेस के बाद इन्होंने ऐसी प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया था। सिंधु सभ्यता की लिपि, अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में, तो सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की थी, जो मैंने आपको लगातार बता रहा हूँ। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई थी। तो उसके जो चीफ थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, क्योंकि इनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, और जिन्होंने 1873 में पहली बार विचार व्यक्त किया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से लगभग ब्राह्मी लिपि इसी से इन्वेंट हुई है। सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में एल ए वैडल ने किया। एल ए वैडल कोई व्यक्ति है जिन्होंने 1925 में सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। सिंधु घाटी की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो अपने भावों को चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे। सामान्यतः सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती। जब ये जो लिपि स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ये दाएं से स्टार्ट होती थी, इस साइड से इस साइड की ओर स्टार्ट होती थी पहली लाइन, और दूसरी लाइन फिर इस साइड से इस साइड की ओर स्टार्ट होती थी, अगेन फिर वही इस साइड से इस साइड की ओर। तो पहले दाएं से बाएं ओर लिखी जाती, फिर बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। जनरली अगर बात की जाए सिंधु घाटी की लिपि में, तो इसमें लगभग 375 से लेकर 400 तक के वर्ड जो मिले हैं अभी तक, इतने वर्ड थे, इतने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर कंपेयर किया जाए इनको अदर सिविलाइजेशन से, तो एक सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में और नील घाटी सभ्यता में लगभग 900 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, और उसके कंपेयर में यहाँ पर 400 वर्डों का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी की जो लिपि है, ये कुछ वर्ड लिखे गए हैं। आई होप ये तो समझ से परे हो रहा है। ये कुछ वर्ड लिखे हैं जिनका संकेत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने कुछ जनरल आइडिया लगाकर बताया है। ये आप देख सकते हैं। तो ये तात्कालिक जो ये कुछ लिखी गई मोहरें हैं और उन पर कुछ रिटर्न में है, तो ये आप देख सकते हैं, ये तात्कालिक लिपि है जो काफ़ी टफ है पढ़ने को। ये आप देख सकते हैं। अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, अगर डिक्लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए, क्योंकि ये सभ्यता कोई 1-2 साल की ऐसी सभ्यता नहीं थी, ये लगभग 2500 से 15 BC तक चली थी। तो ये काफ़ी बड़ा टाइम टेन्योर था, जिसके में अंतर्गत ही सभ्यता डेवलप हुई, अपनी चीज़ें बनाई। तो ये सारी चीज़ें इसके अनुसार चली हैं। तो इसका डिक्लाइन जो हुआ था, ये डिक्लाइन एकदम से डिक्लाइन नहीं हुआ है, धीरे धीरे डिक्लाइन हुई है, जिसके प्रमुख जो कारण बताए जाते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल जो हिस्टोरियन है कुछ बहुत सारे कारण बताते हैं। सबसे पहला जो मत है वो मत दिया जाता है कि आर्यों का आक्रमण। सबसे पहले जो आर्यों का आक्रमण, आर्य कौन थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आर्य कोई मध्य एशिया से आए, कोई अलग सी ट्राइब थी। कुछ इन्हें अलग अलग जगह से मानते हैं, कुछ इन्हें जर्मनी से मानते हैं, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि ये कहाँ से आए थे। तो आर्यों के आक्रमण से हुआ, जो बाहर से ट्राइब है उन्होंने आक्रमण किया और ये डिक्लाइन हो गया। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर पर कई सारे कंकाल का अन्वेषण इस बात का साक्ष्य माना जाता है कि आर्यों ने स्थानीय जनता का नरसंहार कर डाला। जो यहाँ से नरकंकाल मिले हैं ऊपरी स्तर पर, क्योंकि मैंने कहा था कि 7 बार बसाया गया, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पुरानी चीज़ सबसे नीचे आ जाएगी, उसके बाद फिर नई चीज़, उसके बाद नई, उसके बाद नई। तो सबसे ऊपरी सतह पर जो मिले हैं, जो सबसे नई मिले हैं, वहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे कुछ एक नरसंहार हुआ होगा, जिसको कहा जाता है कि आर्यों ने यहाँ आकर नरसंहार किया। दूसरा इसमें कहा जाता है कि एक आधुनिक मत यह है कि सभ्यता ने अपने साधनों का ज़रूरत से ज़्यादा व्यय कर लिया। अगर आप रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो आपका डिक्लाइन होना लाजमी है। अगर आप रिसोर्सेज, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, जो आपको मिल रहे हैं रिसोर्सेज, अगर आप उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे, तो आप क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। तो यही कुछ कारण इनमें रहा होगा जिससे जीवन शक्ति नष्ट हो गई।
तीसरा अगर बात किया जाए तो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, जो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस होता है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन आती है जब टेक्टोनिक प्लेटिंग्स की होंगी, तो उससे मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी पर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या करते थे, सिंचाई के लिए इन्होंने बांध सिस्टम बनाना स्टार्ट कर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये बांध बनाते थे सिंचाई के लिए, और वो ध्वस्त हो गया, जिससे सिंधु नदी के बहाव में बदलाव हुआ है और मोहनजोदड़ो ध्वस्त हो गया। तो एक प्रकार से ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिससे क्या हुआ, ये पूरी जो सभ्यता थी, जो क्योंकि ये सभ्यता मोस्टली रिवर्स के किनारे पे थी, ये सारी सिटीज़ जो बनी बसी हुई थी रिवर्स के किनारे पे थी, जिससे यहाँ बाढ़ आई, पूरे शहर के शहर ध्वस्त हो गए, जो व्यक्ति बचे होंगे वो माइग्रेट कर गए, वो अलग अलग ऑल ओवर द इंडिया में माइग्रेट कर गए। तो ये वाली कंडीशन में ये थियरी भी हिस्टोरियन द्वारा बताई जाती है। दूसरी बात इसमें बताई जाती है कि एक सर्वे के अनुसार यहाँ काफ़ी सालों तक सूखा पड़ा रहा, जिससे सारे साधन खत्म हो गए, जिससे कुछ लोग विस्थापित हो गए, तब बाकी लोगों पर बाह्य आक्रमण जैसे आर्यों ने अधिकार कर लिया। तो एक और थियरी बताई जाती है कि यहाँ पे लगभग काफ़ी सालों तक, कई सौ सालों तक यहाँ पे सूखा पड़ा है, और जिसके कारण एक फसल उत्पादन होता नहीं था। तो साधन जब खत्म हो गए तो लोगों ने अलग ऑप्शन देखना स्टार्ट कर दिया, और वो माइग्रेट कर गए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। तो ये कुछ कारण है जिससे आप समझ सकते हैं कि डिक्लाइन होने के कारण क्या क्या थे, किसी सभ्यता के ख़त्म होने के कारण क्या थे। लेकिन इसमें एक और बात बताई जाती है कि ये सभ्यता कभी ख़त्म नहीं हुई, ये सभ्यता कभी ख़त्म नहीं हुई, लोग बढ़ते गए, और उसके बाद ये इन्होंने क्या ऑल ओवर द इंडिया में ये लोग आर्यों के साथ, क्योंकि जो बाहर से ट्राइब आई थी, उन्होंने इनके साथ मैरिजेस की, और एक जो नई मैरिज विवाह किए, और उससे क्या हुआ, ये इनका जो ब्लड था वो आपस में मिलता गया, और ऑल ओवर द इंडिया में आर्य और हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे, मूलतः लोग, वो डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए। तो वही आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वाले सेशन को पढ़ने के लिए, और आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एवं इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्याज़ के बारे में, आर्यों का आगमन, और कैसे आर्यों ने यहाँ पर वैदिक सभ्यता, अगर आर्यों की बात की जाए तो ये सिंपली ये जो बाहर से आए हुए लोग थे अदर से, लेकिन इनका जो मिक्सचर है वो कहीं ना कहीं आज भी इनका जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन कल्चर पर मिलता है। तो हम आर्य पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, और वैदिक संस्कृति, जो वैदिक पीरियड पढ़ेंगे कि कैसे वैदिक पीरियड स्टार्ट हो, कैसे वेद लिखे गए, तो इन सब का हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।